वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा था। इसका इंट्रो में सिर्फ इतना पढ़ा था कि बेसिक में क्या क्या है, इस टॉपिक को कहाँ से लेके आना था। अब गाइस उन्हीं टॉपिक्स को स्टार्ट करना है, मीन्स चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से है। सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो मूविंग चार्ज को मैग्नेटिज्म से ऐड करना सीधी सी बात है। और इसके अलावा सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, क्योंकि इससे पहले जब डिस्कस किया था इंट्रो में हमने बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। गाइस मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को, ऑरस्टेड हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसके अलावा थर्ड टॉपिक आज का इस वीडियो का रहेगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोगों को, इसके अलावा उसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका फॉर्मूला डेवलप करना है। और उस फॉर्मूले से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को ड्राइव करना है या नोट करना है, बनाना है उसको। ओके गाइस, तो स्टार्टिंग करनी है मैग्नेटिक फील्ड से आज के टॉपिक में। लेट्स वॉच। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन बना लेते हैं यहां से। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट के आसपास का फील्ड होना चाहिए, तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। क्या केवल मैग्नेट की बात करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल गाइज, मैग्नेट के अलावा हमारे पास या सिंपल हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि मैग्नेटिज्म जो होता है दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है, परमानेंट में हमारी नेचुरल मैग्नेट्स आती हैं। तो दोनों के पास मैग्नेट है, ऑब्वियसली दोनों का स्पेस होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए मैग्नेटिक कंडक्टर्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इन विच ए मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, दैट स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ठीक है, नोट कर लेते हैं। स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर। गाइस करंट कैरिंग कंडक्टर्स होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी उसके पास में, और मैग्नेट है तो नेचुरल मैग्नेट्स है। तो दोनों का स्पेस इन विच ए मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स। मैग्नेटिक पार्टिकल वर्ड का मतलब यहाँ पे सिंपली है कि मैग्नेट के पास में कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है। कौन सी मेटल्स होती हैं? ऑब्वियसली वो आयरन, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज होती हैं। इसके अलावा गाइस कोई और अगर कंडक्टर्स होगा तो उसके पास में मैग्नेट होगा, मतलब दो मैग्नेट्स हो सकती हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल हो सकता है। तो इन विच ए मैग्नेटिक पार्टिकल, इन विच ए मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दैट स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इस स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब गाइस चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ड्राइव भी करना है, आगे फॉर्मूले भी पढ़ने हैं इसके, तो क्वेश्चन आता है कि सिंबल क्या लिखेंगे इसका। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो होता है वो बी होता है, कैपिटल बी। तो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल बी। अब गाइस एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा उसकी यूनिट क्या होती है? तो गाइस ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सर साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम से दिया गया टेस्ला। इसके अलावा गाइस जैसे किलोग्राम ऐसा यूनिट होती है, सीजीएस ग्राम यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ग्राम मास की होती है, वैसे ही यहाँ पे भी टेस्ला ऐसा यूनिट है। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो होती है गॉस। तो यहाँ नोट कर सकते हैं, एंड सीजीएस यूनिट इज गॉस। ये भी एक साइंटिस्ट है, इनके नाम से दी गई है यहाँ पे, उनके ऑनर सम्मान में है यहाँ पे, गॉस और टेस्ला। और 1 टेस्ला में 10⁴ गॉसेस होते हैं। ओके गाइस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन और उसकी ऐसा यूनिट्स हो गई यहाँ पे। अब बच्चों इन यूनिट्स को हम लोग डिफाइन भी करेंगे जब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे तब। फिलहाल ये बेसिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम लोग ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की।
ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले मैंने अभी इंट्रो वाले वीडियो में बताया था आपको कि ओरेस्टेड बाय द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओरेस्टेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर किया था। बट बच्चों, अगर हम बेसिकली इनकी हिस्ट्री की बात करें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उस टाइम आपको कि जो ओरेस्टेड थे, सर एस.सी. ओरेस्टेड 18th सेंचुरी में इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर किया था। बट इनका जो बेसिक था या इनका जो लाइन थी वो इलेक्ट्रिकल थी। मीन्स वो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिकल कर रहे थे, बाई चांस मैग्नेटिक का हो गया। कैसे किया जरा देखते हैं उसको। तो बात करेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने क्या बताया, एक स्ट्रेट वायर ए बी है हमारे पास और इसको हमने एक बैटरी या सोर्स ऑफ करंट से जोड़ रखा है, कनेक्ट किया और एक स्विच यहाँ पे लगाया और इसके अलावा इसको यहाँ अटैच कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये इसके बाद एक कंपास, इस कंपास के बारे में मैंने इंट्रो वाले वीडियो में बताया था। अभी स्विच ऑफ है, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन है। सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर ए बी, ये ओपन वायर हो सकता है। ओपन वायर लेने का रीज़न यहाँ पे कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बहुत ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। दैट्स वाई यहाँ पे ओपन वायर ले रहे हैं ताकि रबर इंसुलेशन में इफेक्ट ना पड़े इसके ऊपर। तो एक ए बी वायर ओपन लिया, उसके बगल में हमने पैरेलल डाउनवर्ड या अपवर्ड साइड पे हमने क्या रख दिया, एक हमने रख दिया यहाँ पे मैग्नेट नीडल कंपास। अभी इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं, स्विच ऑफ कर रखा हमने, कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा। उस केस में नीडल कंपास में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन नीडल कंपास। दिस नीडल कंपास shows the magnetic field. Okay guys, now switch on the circuit. Switch on the circuit and current flow from the positive to negative direction. Means it passes in wire AB from A to B. AB में ये पास होता है इस तरीके से और इसके पास जो कंपास रखा है, जैसे करंट पास हुआ ऑब्वियसली क्या हुआ, देखिए इस कंपास ने अपने इसके पोल्स के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन दिखा दिया। और कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन आने का मतलब नीडल कभी डिफ्लेक्ट करेगी जब उसके आसपास मैग्नेट होगी जाके। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ जब इसमें पास हुआ तो इन्होंने ओरेस्टेड सर ने देखा कि भाई यहाँ पे तो ए बी में करंट पास हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है। और कंपास डिफ्लेक्शन आने का मतलब इसके पास मैग्नेटिज्म है और इसको बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। गाइस, उन्होंने एक काम और किया इसमें, 3rd नंबर पॉइंट में बना लेते डायग्राम। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्लॉट सोल्टे कर दिए इसके। मतलब जो कनेक्टिविटी थी वो पॉजिटिव पहले ऊपर थी, अब वो पॉजिटिव नीचे हो गई, नेगेटिव नीचे थी, नेगेटिव ऊपर कर दिया इस बार। मीन्स इस बार करंट जो पहले ए से बी में फ्लो हुआ था बच्चों, वो अब इस बार बी टू ए फ्लो होगा। करंट तो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट कहाँ से फ्लो हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब करंट उल्टा कर दिया तो देखा इन्होंने क्या कि भैया जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, अपोजिट टू द फर्स्ट प्रीवियस डायरेक्शन। अपोजिट हो गया कि बार साउथ यहाँ पे आ गया, नॉर्थ यहाँ पे आ गया। Means direction of magnetic field also changing when direction of current becomes opposite. तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज होगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, और करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब ये टेम्परेरी मैग्नेटिज्म है और इसको नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हु डिस्कवर ओरेस्टेड। ओके, तो ये क्या था बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसीलिए हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन में 2 बार लिखे थे, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर्स के पास भी क्या होती है बच्चों, मैग्नेट होती है। ठीक है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड हियर। नाउ ये तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था, इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ें नहीं बताएंगी इन्होंने, क्योंकि बेसिकली मैंने बताया था पहले आपको, ओरेस्टेड जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल उसके थे, इलेक्ट्रिसिटी के थे। तो दैट्स वाई वो मैग्नेटिक सेक्टर में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरी नहीं की है, कि नहीं बताया उन्होंने। अब गाइस क्वेश्चन यहाँ पे एक और था, जो इंट्रो वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप देखिए आराम से। गाइस वहाँ पे मैंने बताया था एक मूविंग चार्ज मूव करते हुए जा रहा है, और मूव करने के बाद में वो अपनी बेस से डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब इस तरफ जा रहा है, टर्न ले गया, इधर मूव किया, डिफ्लेक्ट होने का रीज़न वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स था। मीन्स अगर किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा तो वो क्या होगा जाके, इट बिकम्स डिफ्लेक्ट। या सिंपल सी भाषा समझ लीजिए, आगे पढ़ने को मिलेगा आपको कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम 2 फील्ड है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एसिलेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसके अलावा अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में
प्लेस करते हैं चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो उसको अगर उसमें प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली इट टेक टर्न्स, ये राउंड करना शुरू कर देगा। ओके बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट समझ में आया। इसके अलावा अब हमें जब चार्ज पार्टिकल जाके डिफ्लेक्ट कर रहा था कोई ना कोई फोर्स लग रहा था, उस फोर्स का नाम दिया मैग्नेटिक फोर्स। अगर वो मैग्नेटिक फोर्स है तो उसको हम लोग उसको मेजर कैसे करेंगे, या व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो लगने वाला चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स कितना होगा जाके। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जाके। सबसे पहले थोड़ा डायग्राम बनाते हैं एक। लेट्स सपोज ये चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ जा रहा है, ये जाके ऑटोमेटिक डिफ्लेक्ट हो गया, और डिफ्लेक्शन का रीजन दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ये डिफ्लेक्ट करेगा, रिटर्न ले लेगा अपनी जगह से। तो ऑब्वियसली बच्चों ये जो फोर्स होगा भाई, कोई चीज़ अगर इधर से जा रही है, इधर से हिट करेगी, इधर मूव कर देगी अपने आप। तो इसका मतलब फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, इस तरफ से। अब बच्चों इसको जो प्लेस किया है हमने, किसमें किया, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा उसके पास, और अगर ये मूव कर रहा है तो उसके पास अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। इसका मतलब मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है, बी। ये बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्यू है, फोर्स एफ अप्लाई हुआ, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ, इट टर्न्स। और हमें इस फोर्स को ही फाइंड करना है, कितना फोर्स के ऊपर लगेगा, इसका फॉर्मूला डेवलप करना है यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले जो लगने वाला फोर्स है यहाँ पे, जिसको फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली गाइज सबसे पहले तो वो चार्ज पार्टिकल पे ही डिपेंड करेगा। भाई हैवी चार्ज पार्टिकल होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके ऊपर। मीन्स एफ डिपेंड ऑन चार्ज क्यू, एफ प्रोपोर्शनल जो है वो क्यू के प्रोपोर्शनल हो गया। इसके अलावा इसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। और गाइज जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये टनल दिया था, जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुआ था, उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल बहुत हैवी है और फील्ड हमने कम लगाया हुआ है, दैट इज भाई, तो क्या उतना तेज टर्न ले सकता है वहाँ पे, हो सकता है वो क्रॉस कर जाए उसको। तो इसका मतलब जो लगने वाला फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, वो यहाँ पर डिपेंड किस पे कर रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसका मतलब ये फोर्स जो है क्यू, वी एंड बी तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे तीनों को मैंने कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू क्यू, बी एंड वी। बी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और बी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, एंड क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब गाइस ये पहले से मालूम है, जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं हम लोग, वहाँ पे इक्वल का साइन आता है, और इक्वल का साइन अगर वहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली बच्चों कोई ना कोई कांस्टेंट वहाँ पे ऐड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के, क्यू बी वी, और यहाँ पे क्या है, वेयर के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट। अब क्या होता है बच्चों, अक्सर जैसे इससे पहले हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ के आए थे, तो वहाँ पे जब कांस्टेंट आया था तो कांस्टेंट की बड़ी सी वैल्यू भी रखी थी 1/4πε0 की। वैसे ही गाइस क्या यहाँ पे अब के की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू कब रखते हैं, कब नहीं रखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जब उस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया, वो जाकर टर्न ले रहा है, तो फोर्स जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने एयर में रखा तो कुछ और इफेक्टेड आ गया, या मान लीजिए किसी और मीडियम में जाते तो वहाँ पे कोई इफेक्ट आता है। अगर वो इफेक्टेड है मीन्स उस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मीन्स वहाँ पे कितने टाइम्स बल घट रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर वैल्यू इक्वल रहती है, आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए, या किसी और मीडियम में फाइंड कर लीजिए, फोर्स अगर वैल्यू इक्वल रहती है तो वहाँ पे उस केसेस में क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे भी कोई वैल्यू का इफेक्ट नहीं है, दैट इज वाई वी आर प्लेसिंग हियर द के इक्वल टू 1। कांस्टेंट जो के है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मैग्नेटिक कांस्टेंट है यहाँ पे, और उसकी वैल्यू 1 है, दैट इज वाई ये हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू बी बी। अब छोटा सा क्वेश्चन और, थोड़ी सी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ लेते हैं, वेक्टर और स्केलर। गाइस जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था तो यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर थी, कौन कौन सी स्केलर थी। तो बच्चों चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है, बट गाइस बी इज द वेक्टर क्वांटिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे ये भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीन्स हमें निकालना है वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइस अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो रहेगा। अब बच्चों इससे पहले क्लास 11 में अगर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी वहाँ पढ़ी थी तो वहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी, दो प्रोडक्ट थे वहाँ पे, वही यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है बी और बी का, तो ऑब्वियसली गाइस वहाँ पे एक चीज़ देखी थी हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए वर्क होता है,
W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है वहाँ पे। तो डॉट लगाते हैं, मतलब दो प्रोडक्ट थे वहाँ पे, एक स्केलर प्रोडक्ट था और एक था वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए वर्क है हमारे पास, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर कर दिया, तो स्केलर प्रोडक्ट है। मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मल्टीपल निकालते हैं, मल्टीपल के बाद में जो उसका मैग्नीट्यूड आता है वो स्केलर आता है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन गाइस अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीपल करते हैं और मल्टीपल करने से उसकी वेक्टर क्वांटिटी को ही लाना होता है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब गाइस यहाँ पे मल्टीपल ही तो कर रहे हैं हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटीज का, और हमें लाना क्या है, वेक्टर। तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल। ओके, उसी ट्रिक को हमने अप्लाई किया यहाँ पे वेक्टर रूल से। तो यहाँ हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वी कैन फाइंड फ्रॉम दैट फॉर्मूला। तो ये एफ कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू वेक्टर हटा देंगे क्योंकि वेक्टर किसकी वैल्यू हो गई ना ये वाली, तो ये क्यू वी साइन थीटा। अब देखिए एफ इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हाँ बच्चों एक मजे की बात यहाँ पे है, हम लोग यहाँ फोर्स फाइंड नहीं करना था। सोच रहे हो फोर्स तो निकाल रहा है, फोर्स फाइंड क्यों नहीं करना था। देखिए जैसे मैंने आपसे पूछा 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, कोई एग्जांपल है आपके पास, 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, मैंने आपसे बोला कोई ऐसा तरीका बताइए, भाई ये तो थ्योरेटिकल लिखा है ना यहाँ पे। अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछूं कि कितना फोर्स अप्लाई करना था, मैंने कहा 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना, 200 न्यूटन, तो कैसे करेंगे प्रैक्टिकली इसको, बहुत सिंपल है। लेट्स सपोज मेरे पास ये चौक है और चौक 50 ग्राम की है, 50 ग्राम की है, और मैंने इस चौक को अपनी पाम पे रख दिया, हथेली पे रख दिया। अब मुझे ये बताइए ये वाली चौक जो है मेरे पाम पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रही होगी, भाई इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है तो फोर्स अप्लाई कर रही है। तो क्वेश्चन, लेट्स सपोज द मास ऑफ द दिस चौक इज द 50 ग्राम, हाउ मच फोर्स इट अप्लाई ऑन माई पाम, ये कितना फोर्स मेरे पाम पे अप्लाई करेगी। तो ऑब्वियसली गाइस तुरंत क्वेश्चन आता है, भाई वेट अप्लाई कर रही होता है इक्वल टू mg होता है, तो m 50 ग्राम होता है और g 10। अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली 50/1000 करना पड़ेगा, इंटू 10 अगर हम सॉल्व करते हैं वहाँ से तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है वहाँ से, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लीजिए 100 ग्राम अगर लेते हो 1 न्यूटन वैल्यू आती है वहाँ से, 100 ग्राम से, तो ये 0.5 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू। तो ऑब्वियसली गाइस मैंने आपसे पूछा 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो तुरंत आप बोलोगे ये 50 ग्राम का है तो ये 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा मेरे ऊपर, सिंपल। तो आप इस तरीके से कोई भी फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि हमें फोर्स तो निकाल लिया, लेकिन गाइस वाकई में हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड से किया है, पढ़ना मैग्नेटिक फील्ड ही था, दैट इज भाई जो फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे, उससे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से डिवाइड बाई एफ, ये सब डिवाइड में आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अब गाइस स्टार्टिंग की थी, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन यूनिट जो होती है टेस्ला होती है, और टेस्ला अगर उसकी यूनिट है तो 1 टेस्ला कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 टेस्ला को फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। तो गाइस B की वैल्यू 1 चाहिए, 1 कब होगी, जब अगर मान लीजिए एफ कितना हो जाए 1 न्यूटन हो जाए, Q कितना हो जाए 1 कूलम हो जाए, V कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए, और गाइस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है 90 पर, मीन्स एंगल बिटवीन द, यहाँ थीटा क्या है मैं नोट कर देता हूँ पहले से, वेयर theta is the angle, where theta is the angle between B and B. Theta is angle between velocity and magnetic field. इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल रहेगा वो एंगल क्या है, थीटा होता है। वही वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी कितनी वैल्यू यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की आती है। तो गाइस यहाँ पे V को डिफाइन करना है, और B की यूनिट जो है 1 टेस्ला, टेस्ला की यूनिट B की यूनिट टेस्ला होती है, टेस्ला से 1 टेस्ला हमें डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया, 1 टेस्ला की डेफिनेशन निकालने के लिए क्या किया हमने, अगर B की वैल्यू 1 कब होगी, जब F की वैल्यू 1 हो जाए, Q की वैल्यू 1 हो जाए, V 1 हो जाए, और थीटा 1 करना है, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है बच्चों। तो इस केस में क्या हो जाएगा, B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों 1 टेस्ला। अब डिफाइन कर लीजिए इसी को वर्डिंग में, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब होगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि 1 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने मूविंग चार्ज नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैग्नेटिक फोर्स जो है 1 न्यूटन अप्लाई हो रहा है मूविंग चार्ज पे, और चार्ज कितना है 1 कूलम, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और जो वो उसको प्लेस कहाँ किया, जो वेलोसिटी है, जो चार्ज पार्टिकल है उसको 90 डिग्री पे प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो फील्ड कितना हो जाएगा 1 टेस्ला हो जाएगा उसका। तो डिफाइन करते हैं यहाँ पे, नोट कर लेते हैं
डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला, इफ 1 कूलम चार्ज, if 1 coulomb of charge with 1 meter per second, moving with 1 meter per second, 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second, moving with 1 meter per second, experience 1 Newton force when it is perpendicular, 90 एंगल करना ना यहाँ पे, when it is perpendicular to the magnetic field, then magnetic field will be 1 Tesla, will be 1 टेस्ला। ओके बच्चों, तो ये है डेफिनेशन फॉर द 1 टेस्ला। मतलब हमने इस फोर्स के फॉर्मूले को भी निकाल लिया, इससे हम लोग फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे और इससे मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी होती है, डेफिनेशन कितनी होती है, वो उसको यहाँ से फाइंड किया। ओके गाइस, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला। ओके गाइस, अब